देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायनों का नामकरण। तो नामकरण का मतलब होता है नाम। नाम क्या है? क्योंकि आजकल जितना भी कोई भी चीज है तो नाम पर ही डिपेंड है। तो नाम क्या है, किस तरह से नाम रसायनों का होता है, तो नाम यहाँ पर हम बताएंगे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के नाम आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है, एक है लोकल या सामान्य नाम, और नाम है सामान्य, और दूसरा है उसका IUPAC। अब सामान्य नाम में क्या होता है? उसका स्थानीय नाम होता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, उस नाम को कहते हैं सामान्य नाम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रामू, मोहन, सोहन, ना, ये नाम होता है, ये साधारण नाम। चिंटू है, मिंटू है, तो ये आपके सामान्य नाम है। लेकिन जिस नाम से आपका आधार कार्ड जारी होता है, जिस नाम से आपका आधार कार्ड बनता है, वह नाम आपका कौन सा नाम होगा? IUPAC। समझिएगा। तो दो प्रकार के नाम है, एक नाम है चिंटू वाला और नाम है उनका चेतराम। तो सामान्य नाम है चिंटू, ये चिंटू है, और इसका आधार कार्ड वाला नाम क्या है? चेतराम। तो चेतराम नाम जो आधार कार्ड है उसको सभी लोग जानेंगे क्योंकि वो आपका IUPAC नाम है। लेकिन जो घर वाला नाम है तो उसको गांव वाले जानेंगे और घर वाले जानेंगे, इससे बाहर वाले चीज से अपरिचित होगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बनिक रसायनों का नामकरण करेंगे कि किस तरह से किस नाम से जाना जाता है आपका रसायन। तो रसायन में कुछ जो कार्बन है, कुछ जो नियम है उसको आपको जानना जरूरी है। देखिए जैसे कार्बन का लैटिन नाम क्या है? बोलो भाई। कार्बन का लैटिन नाम है कार्बो। कार्बो क्या है? कार्बो। और कार्बो को जो कार्बन है इसका प्रतीक है C, तो इसको कहा जाता है कार्बन। क्या कहा जाता है? कार्बन। ये कार्बन है और इसका प्रतीक C है। लेकिन जो कार्बन की जो उत्पत्ति हुई है या लैटिन वर्ड किससे हुई है? कार्बो से हुई है। कार्बो, और कार्बो का अर्थ होता है कोल, और कोल मीन्स कोयला। तो कार्बन का जो IUPAC नाम, जब एक इसमें कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, तो कार्बन का अगर नाम एक कार्बन की संख्या है तो कार्बन का एक का नाम हो जाएगा यहाँ पर IUPAC में, इसका नाम होता है मेथ। क्या नाम है? मेथ। दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथ। IUPAC नाम है ये। कौन सा नाम है? IUPAC। तीन कार्बन अगर है तो इसका IUPAC में नाम क्या हो जाएगा? प्रो। क्या नाम होगा? प्रो। ध्यान रखना, अगर चार कार्बन है तो इसका नाम है ब्यू। 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, और 6 कार्बन है तो इसका नाम है हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसका क्या नाम होगा? हेप्ट। क्या नाम होगा? हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या 8 है तो इसका नाम है ऑक्ट, और कार्बन की संख्या अगर 9 है तो इसका नाम है नोन, अगर 10 है तो क्या नाम होगा? ठीक है। और होते हैं लेकिन इसी के अनुसार होते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, इसका नाम भी बढ़ता जाता है। अब वैसे तो हम इसको समुच्चय फॉर्म में यानी एक ही रूप में कार्बन कहते हैं, लेकिन जब कार्बन की संख्या अलग अलग हो जाती है तो इसका IUPAC नाम भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है। देखिए IUPAC आपको क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जितने भी आपके रसायन है, रसायन में जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, ये सब IUPAC नाम में ही प्रचलित है। अब IUPAC ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? I से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC नाम है, यानी ये इंटरनेशनल नाम है। जो नाम आपके इंडिया में है वही नाम आपके इंग्लैंड में है, यूरोप में है, एशिया, यूरोप, जहां भी जाएंगे यानी पूरे विश्व में एक ही नाम से जाने जाने वाला जो सूत्र है वह क्या है? IUPAC। ठीक है, इसलिए IUPAC का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो कार्बन है, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है कि हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन
अपनी चारों संयोजकता एकल बंधों के द्वारा पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में क्या होता है कि वो कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा होता है? डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एल्फेटिक यौगिक में खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। और अब देखिए आपके कार्बन है, कार्बन में एक पहले नंबर को मेथ, दूसरा कार्बन है तो उसको एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, बट नहीं कहा जाता, ब्यूट कहा जाता, ब्यूट है। 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 अगर कार्बन है तो उसका हेप्ट है, जनक है, मतलब इसी से उत्पत्ति हुई है। 8वां अगर कार्बन है 8 है तो 8, 9 है तो नॉन और 10 है तब। अब देखिए जैसे जिस प्रकार से आपका घर बनता है ना, तो घर किससे बनाए जाते हैं? ईंटे से। और ईंटों के बीच में कुछ ईंटों को ईंटे से जोड़ने के लिए कुछ मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं? तो मसाला कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मसाला, 3 प्रकार के। कौन? एक है कच्चे गारे वाला मसाला, कच्चे गारे ना, तो आप कच्चे गारे का ईंट के बीच में क्या रखते हैं? कच्चे गारा। कच्चे गारा रखते हैं तो जब गारा आपका ही कच्चा होगा, मसाला कच्चा होगा, तो उसकी बुनियाद, उसकी जो पकड़ है वो भी कच्चा होगा, यानी दुर्बल बंध होगा। तो यहाँ पर भी बंध 3 प्रकार के होते हैं। बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। बंध माने होता है कि कार्बन को बांधने वाला। बंध कितने प्रकार के होते हैं? बंध जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार की जानिए कि कौन कौन से बांध है आपके। पहला है सिंगल बांध। क्या है? सिंगल बांध। सिंगल बांड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य में एक ही रेखा होती है, ये इसे कहते हैं एकल बंध। क्या हिंदी में कहते हैं? एकल बंध। एकल बंध। और जहां पर भी एकल बंध हो जाता है वहां का आपका सफिक्स जो हो जाता है, यानी अनुलग्न जो होगा वो क्या होगा? एन होगा। ये एन ई, एन क्या होगा? एन। ठीक है, ये आपका एन होगा। जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जब होगा तब क्या होगा? जहां सिंगल बॉन्ड को एक रेखा से प्रतीक करते हैं, और जो दूसरा है आपका डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है इसको हिंदी में कहते हैं द्विबंध। क्या कहते हैं? जब द्विबंध हो जाता है तो कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा होता है? 2 रेखाएं होती हैं, यानी डबल बॉन्ड होता है। ये आपका द्विबंध हो गया। द्विबंध जहां होता है वहां पर आपका जो क्या होगा? इसको अंतिम में क्या कहेंगे? अनुलग्न इसका क्या होगा? ईन होगा। क्या होगा? ईन, बड़ी ई बनाई, ये ई एच ई। ठीक है, और तीसरा जो बांड है आपका ट्रिपल बांड है। क्या है? ये आपका ट्रिपल बांड है। ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड जो होता है वो 3 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य में 3 होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये ऐसे होता है। यहाँ पर इसमें कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, इसके ऐसे होगा। यहाँ पर देखिए ये कार्बन कार्बन के मध्य में कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक यहाँ एक यहाँ, ये। ठीक है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके अंत में हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, तो अब आपने एक चीज यहां पर देखा कि कार्बन संख्या को देखा कि कितने कार्बन होते हैं, कार्बन का नाम क्या होता है। ठीक है, यही मेन चीज जानना है आपको। मेन चीज आपको जानना है कि कार्बन कितने होते हैं और कार्बन का आईयूपीएसी नाम क्या है, और उन कार्बनों के मध्य में कौन से बांड जुड़े हैं। तो बांड 3 प्रकार के हैं आपके, एकल बांड, द्विबंध, ट्रिपल बांड। ठीक है, एन सिंगल बांड है तो उसका नाम एन है, डबल है तो इन है, ट्रिपल है तो आइन है। ठीक है, अब कुछ देखिए कुछ और चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसका उपयोग देख लीजिए, मिटा दे सका जैसे क्या है। अब यूज आप सिंगल बॉन्ड, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड का उपयोग। ठीक है, जैसे हमको बनाना है मेथेन। क्या बनाना है? मेथेन। आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो चीज आपको बता दिया गया है, नंबर ऑफ कार्बन मालूम है और सिंगल बॉन्ड मालूम है। तो देखिए आपका बना है मेथेन।
अब आपको इसका सूत्र लिखना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है कि इसका कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, ये आपको बताने हैं। तो संरचना सूत्र किस तरह से बनेगा, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेथ धन एन बराबर मेथेन। क्लियर? ये चीज तो सही हुआ कि मेथेन किससे बना है, मेथ और एन से। तो मेथ का क्या है, मेथ है आपका नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है। कार्बन कितने हैं, एक कार्बन। मेथ में आपने इससे पहले पढ़ा कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन। फिर एन में आपने कौन सा बॉन्ड जोड़ा, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ में आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। अब यहां आपने कहा कि कार्बन एक है तो ये चार बॉन्ड कहां से आया, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। ये 4 एकल बंधों के द्वारा अपनी संयोजकता को पूरा करता है। देखिए, और आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन के साथ में आपको लगाना होगा हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन होने के नाते इसका नाम है मेथ, और सिंगल बॉन्ड जुड़े होने के कारण इसका नाम है एन, और दोनों को आपने मिला दिया, बन गया मेथेन। क्या बना, मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या है, कार्बन कितने हैं आपके, एक कार्बन, और हाइड्रोजन का 1 2 3 4 H4। मेथेन का सूत्र क्या है, CH4। क्लियर? ये आपका हुआ CH4 मेथेन का। जहां पर भी एन बॉन्ड होता है उसका एक सूत्र है रासायनिक, CnH2n+2। ये आपको याद रखना होगा, CnH2n+2। Cn क्या है, यह है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। जब नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होगा तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना हो जाएगा। 2n का मतलब 2 गुना होकर के 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका है मेथेन का सूत्र। ठीक है, अगला देखिए, फिर से आपको बनाने हैं एथेन। क्या बनाने हैं, एथेन। तो देखिए एथेन कैसे बना। तो एथेन में वही चीज, एथ धन एन बराबर एथेन। तो एथ में आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन। देखिए एथ में आपके हो जाते हैं 2 कार्बन, और 2 कार्बनों के मध्य में कौन सा बॉन्ड होगा, एन बॉन्ड, बोले तो सिंगल बॉन्ड होगा ना। और कार्बन के वैलेंस 4 है, तो एक यहाँ 2 3 4, 1 2 3 4। अब सब पर हाइड्रोजन लगा दे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आपको इस तरह से नहीं लिखना है, जैसे कार्बन है तो कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ता है, 3, तो आप इसको लिख सकते हैं CH3। क्या लिख सकते हैं, CH3। सिंगल बॉन्ड लगाइए, फिर यहाँ पर क्या, आप ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ा, 3 को, तो CH3। ये बना आपका CH3। ये किसका सूत्र है, मेथेन का। नहीं भाई, 2 कार्बन है ना, तो एथेन का है, एथेन का। क्या हुआ है आपका, एथेन। अब इसका सूत्र क्या है, C2 और H6। C2H6। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। ठीक है, ये आपका बना एथेन। क्लियर? अगला देखिए, बनाइए प्रोपेन। जैसे है प्रोपेन, तो प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। तो प्रोप में कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बनों की संयुक्ता पूरा कर दीजिए। ये चीज होगी। अब 1 2 3 C3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपका H कितना है, 8। प्रोपेन का सूत्र क्या हुआ, C3H। ठीक है, सुनिएगा। अब देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो आपकी खुली श्रृंखला कार्बन है, इनके ऊपर कुछ प्रकार्यात्मक और क्रियात्मक समूह लगते हैं। कौन कौन से समूह, 2 प्रकार के हैं, एक है प्रकार्यात्मक समूह और एक है क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये प्रकार्यात्मक और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जिस तरह से आपके इंग्लिश में कितने अक्षर हैं, 26 में से स्वर कितने हैं, 5। ये ई आई ओ यू, ये आपके 5 स्वर हैं। आ से ज्ञ तक अक्षर आप पढ़ते हैं,
उसमें से कितने आ से और आहा तक आपके स्वर हैं। ये स्वर क्या है? ये स्वर जो है व्यंजन के ऊपर इन्हीं का राज होता है तो कम संख्या में कम है, लेकिन व्यंजन के पूरे उत्तराधिकारी मान लीजिए। ये समझ लीजिए कि बगैर स्वर के व्यंजन बेकार है, स्वर के व्यंजन बेकार है। अगर ये स्वर किसी पर नहीं लगेगा तो वो अकेला शब्द कुछ कर नहीं, वो अक्षर कुछ नहीं कर सकता, शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, और शब्द नहीं बनेगा तो वाक्य नहीं बन पाएगा, वाक्य नहीं होगा तो कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से इसमें स्वर और व्यंजन होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी प्रकार्यात्मक और क्रियात्मक समूह होते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि और आगे क्या होगा।